बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। गिलानी साहब, आज हमने पाकिस्तान के एक बहुत ही ज़बरदस्त टैक्स एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और जो टैक्स के बारे में अगर मैंने कोई चीज़ समझनी हो तो ये बाकायदा, और इनकी खसूसियत ये भी है कि ये बड़ी बाकायदगी से आर्टिकल्स जो हैं वो भी लिखते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, सर थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें जो टाइम है वो दिया। अगर पाकिस्तान के जो इस टाइम मौजूदा टैक्स का सिस्टम है, इसके बुनियादी जो फंडामेंटल की चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपसे पूछूं तो आप कौन कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे सर? जी, पहली तो सबसे बड़ा मसला है कि आप हाई टैक्सेस लगाकर लो यील्ड हासिल कर रहे हैं। ठीक है, यानी टैक्स रेट्स ज़्यादा हैं जी, और आपका जो उससे आता है आपको टैक्स वो बहुत कम है। ठीक है। तो ये एक बहुत क्लासिक केस होता है कि जिन मुल्कों के टैक्स सिस्टम ख़राब हों उनके अंदर ये बुनियादी खसूसियत होती है कि वहाँ टैक्स रेट हाई होगा और आपको जो उसके बदले में टैक्स मिलेगा वो कम होगा। इसका मतलब है लीकेज बड़ी ज़्यादा है सर? जी, दूसरा वजह ये होती है कि जब आप टैक्स रेट ज़्यादा करते हैं तो जो ऊपर के अमीर लोग होते हैं उनके पास तो बहुत से ज़राए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, टैक्स लॉयर होते हैं, वो टैक्स आप उनसे ले ही नहीं सकते, क्योंकि जब एक ख़ास ऊपर सतह से जाता है तो उनको टैक्स बचाने के तरीके इनसे ज़्यादा आते हैं। तो असल में जो नीचे के तबके होते हैं वो फिर टैक्सों से इतना ज़्यादा पिस जाते हैं कि उनके अंदर भी आप देखें, जिसे हम इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड कहते हैं ना, वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब आप देखें कि इस टैक्सेस की वजह से अब अर्बन मिडिल क्लास के लोग भी बच्चों को पढ़ाना छोड़ रहे हैं। अब इससे बड़ी क्या ट्रेजेडी हो सकती है कि वो 40-50 लाख देकर बच्चे को डंकी पे भेजना, जिसकी आपको पता है पहुंचने के चांसेस कम हैं, और 40-50 बच्चे की एजुकेशन पे लगा के उसको किसी काबिल बनाने के, ये इस टैक्सों से बुरा हाल होता है। क्योंकि ज़ाहिर है ये 40-50 में जो खर्च करता है वो टैक्स से तो नहीं दिया होता ना, उसने भी कहीं से मांग तांग के इधर से किया होता है। तो ये पूरे माशरे के फैब्रिक को ख़राब कर देती है। आज मैं आ रहा था तो एक छोटा सा फिगर आपके साथ शेयर करता हूँ। जी सर। कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में 93 मिलियन सिम्स इशू हुई हैं। उसके अंदर अगर आप जो यूनिक यानी कि 3-3 4-4 भी होती हैं, मगर उसका पता हमें वहाँ से चल जाता है जब वो ब्रॉडबैंड भी सब्सक्रिप्शन लेता है, जो ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करता है। हाँ, ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाले इस वक्त सर 140 मिलियन है। अब ये सारे के सारे 15% एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल दे तो रहे इसमें तो वो पूरे स्टॉप पुअर भी आ जाता है, जो बेचारा एक तरफ तो बेनिफिट इनकम सपोर्ट ले रहा है और दूसरी तरफ रियासत उससे टैक्स भी निकलवा रही है, और फिर ये कह रही है कि जी टैक्स बेस ठीक नहीं। ओ भाई, आपने तो किसी को छोड़ा ही नहीं। तो अगर आपको वैसे बड़ा शौक है तो आप बल्क रजिस्ट्रेशन कर लें, इन सबको आप एज ए टैक्स पे रजिस्टर करके इनको अगले दिन IMF को बता दें जी हमारे पास 140 मिलियन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, बस बात ख़त्म। फिर उनसे 3 सादा सवाल पूछ लें कि जी आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, अगर डिपेंडेंट होगा तो उसका नाम बता देगा, फिर उससे पूछ लेंगे कि तुम टैक्स दे रहे हो कि नहीं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा सर तो अपने बिजनेस का नाम बता देगा, अगर कहीं मुलाजम है तो वहाँ का नाम बता देगा। अब देखें, इन्होंने टैक्स ब्रॉडिंग करने के चक्कर में जो सैलरीड लोग थे, जो चले कहीं रिटर्न ही नहीं देता होगा, उसको रजिस्टर कर लिया। उससे कॉस्ट ज़्यादा है, टैक्स तो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। इंडिया ने शुरू से ये पॉलिसी रखी कि जो एम्प्लॉय, क्योंकि उनके तो बहुत मिलियंस होते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इनको टैक्स रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड एज देयर टैक्स रिटर्न। हाँ, अगर किसकी और सोर्स ऑफ इनकम है तो वो आप जाहिर करें। अब देखिए, ये है कि आप कॉस्ट अपनी कम करें और जो पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं उनको लेकर आए। अब FBR नंबर दिखाने के लिए, अब आपकी स्टोरी जो थी जिसकी बड़ी मशहूर, मैंने भी उस पर आर्टिकल लिखा, जी सर। आपकी उस स्टोरी से बिल्कुल वो एक्सपोज हो गए कि दरअसल वो सिर्फ उन लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं जो नील की रिटर्नें फाइल कर रहे हैं। इसकी वजह भी आपका वो सिस्टम है ख़राब कि आपने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, फाइलर नॉन फाइलर। अब मुझे बताएं कि अगर सारे टैक्स पे कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की अडल्ट पॉपुलेशन मोबाइल के साथ टैक्स पे कर रही है, चाहे प्रीपेड है चाहे पोस्ट पेड है, तो फिर पाकिस्तान में टैक्स पेयर की डेफिनेशन क्या है? जब टैक्स तो आपने ले लिया। बिल्कुल। तो ये जानबूझकर इन्होंने रखा हुआ है, और मैं आज आपके सामने ये आपके प्रोग्राम में इंकशाफ भी करना चाहता हूँ कि 700 अरब रुपया इनको एक्स्ट्रा आता है ये नॉन फाइलर की कैटेगरी की वजह से, क्योंकि वहाँ रेट हायर है। अब वो 700 बिलियन की जो उनको एडिक्शन लगी हुई है
उसको वो छोड़ना नहीं जो चाहते। नशा लगा हुआ है। आसान नशा लगा हुआ है कि भाई ये 700 बिलियन तो आता ही आना है। बहुत लोगों ने कहा भाई यार कैटेगरी ख़त्म करें, जिसकी टैक्सेबल है उससे लें, जिसकी टैक्सेबल नहीं है उससे ना लें। जिस तरह आपकी बात से यही लगा डॉक्टर साहब कि ये बेसिकली अदाद-ओ-शुमार का हेर-फेर जी, दिखाया जा रहा है ना, कि हमारे टैक्स पेयर इतने बढ़ गए, अब उनमें से टैक्स पाए नीला आ रहा हो, कुछ भी ना आ रहा हो, तो हमने IMF को तादाद शो कर दी है। लेकिन इसके बावजूद ये बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो टैक्स की अब रेशो है IMF के कहने पे बढ़ा दी गई है। तो जिस तरह का मौजूदा निज़ाम है हमारा, जिसमें पिल्फरेजेस हैं, खुद चेयरमैन FBR मान चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तो उसमें कितनी गुंजाइश बच जाती है कुछ निकालने की? फिर अभी तो कोई सूरत हाल नज़र ही नहीं आ रही, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं। जी, जो इनकम टैक्स पर्सनल इनकम टैक्सेशन का तल्लक होता है वो ये है कि जिस दुनिया में भी आप कामयाब निज़ाम देखेंगे, वहाँ टॉप के जो 1% रिच पीपल होते हैं वो तकरीबन 80% टैक्स दे रहे होते हैं। और ये एक तरह से मगरबी दुनिया में आपस में ये मुआहदा भी हुआ कि दौलत आप अमेस करते रहें, मगर टैक्स देकर लोगों की एजुकेशन पे तो कम से कम, इस पे आपको सांस याद लेते है, रहें हाँ, लोग। पिकटी का आपको याद है कि उसने जो फ्रांस का, जिसकी अब न्यू कैपिटल का नाम मशहूर है, उसने यही डेटा डाला है कि इन लोगों को पर्सनल इनकम टैक्स वहाँ का तो रेट 30, 35, 40% भी रहा, तो उसने एम्पिरिकल डेटा डाल के बताया कि इनकी दौलत बढ़ रही है, इनको 40% देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक तरह से तबकात के दरमियान फ़ैसला हो गया कि चलो यार हम 10-40% टैक्स दे देंगे, आपकी हेल्थ एजुकेशन चलती रहेगी, हमारी दौलत बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान तो वो भी नहीं कर सका ना। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, जो ऊपर की हमारी अशराफिया है, स्टेट ओलिगार्की, उसको ख़ास तौर पे जो उनके तो सारी मरात ही सारी एग्जम्प्ट है, अब उन्होंने लॉ में भी डाली हुई है। अच्छा, उसकी कॉस्ट तो मैं और आप बियर कर रहे हैं। जी अच्छा सर, थोड़ा सा यहाँ पे ये बताएं कि वो कौन कौन सी मराहत हैं जो एग्जम्प्टेड है और वो कौन कौन से तबके हैं, क्योंकि मैं वजह पूछना चाहता हूँ। फौजियों की बहुत सी पर्सनल प्रिविलेजेस एग्जम्प्टेड हैं, जजेस की एग्जम्प्टेड हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए प्रेसिडेंट और गवर्नर्स और मिनिस्टर्स, इनकी एग्जम्प्टेड है। तो ये तो पावरफुल लोगों की तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं ही एग्जम्प्टेड। जी, देखिए यहीं से पर्सनल इनकम टैक्सेशन की बेस तबाह हो जाती है। जो आप एक तरफ तो जो ऐसे लोग हैं उनको आपने एग्जम्पशंस दे दी, फिर उनके ये जो पर्पसेस भी तो टैक्स पेयर मनी से ही पूरे होंगे ना। अगर आप उधार लेकर भी आज खर्च कर रहे हैं तो जाएगा तो टैक्स पेयर मनी से। अब पाकिस्तान के पिछले 3-4 साल से तो ये हालत हो चुकी है कि वफाक जितना मर्जी टैक्स इकट्ठा कर ले, वो 57.5% सूबों को देने के बाद उसके पास इतना भी नहीं बचता कि डेट सर्विसिंग ही पूरी कर सके। तो इसका मतलब है कि सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए भी और लोन लेना पड़ रहा है, तो पूरा डिफेंस का खर्चा, पूरा सारा खर्चा, तो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, डेवलपमेंट। तो ये असल में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अब जब डिफेंस आपकी उधार पे चली जाए तो आप एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी आपका थ्रेट बन जाता है। क्योंकि देखिए, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर ये ऊपर के तबके थोड़ा सा ख्याल करें कि गरीबों के तो बच्चे भी नहीं आज पढ़ पा रहे, हेल्थ एजुकेशन टैक्सेस के बाद फिर वो यही 2 चीज़ें देते हैं ना, हेल्थ और एजुकेशन, जिससे कम से कम कौम आगे बढ़े। ये तो 2 बुनियादी ज़िंदगी के हक़ हैं। अब हमने वो भी लोगों से छीन लिए हैं। स्कूल हमने प्राइवेट के हवाले कर दिए कि भाई जितने इस्तेसाल कर सकते हो करो। अस्पताल कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी अस्पताल जा नहीं सकता। अकाउंटेबिलिटी वहाँ जो हालात हैं कि एक वार्ड में सर 20-20 बंदे एक बेड पे अगर आप लटाएंगे तो कौन जाएगा। और ये असल में रियासत की जो क्रम्बलिंग होती है ना, क्रम्बलिंग स्टेट के ये ख़ास निशानात होते हैं कि वहाँ टैक्स रेट बहुत हाई जाते हैं। इब्ने खल्दून का अगर आप पढ़ें मुकदमा, तो ये कहता है कि जब जो अंपायर थी टॉप पे थी तो बहुत ज़्यादा लोगों से टैक्स कलेक्ट करती थी, और जब क्रम्बल हो रही थी तो हाई टैक्स रेट बहुत कम लोग दे रहे थे और रियासत का बेड़ा गर्क हो रहा था। हम बिल्कुल उसी तरह के काम कर रहे हैं। मगर जैसे सारे लोग लिखते हैं, मेहताब साहब की खबरें भी आती हैं, हम भी आर्टिकल लिखते हैं, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ये ऐसी हमारे ऊपर शराफिया बैठी हुई है कि इनके 2 मसाइल हैं। एक तो ये पूरी रियासत के ऊपर पैरासाइट है, मैं वर्ड पैरासाइट यूज़ कर रहा हूँ बड़े क्लियर चूँकि टर्म में, ये पैरासाइट है। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि आइन हो, कोई चीज़ हो, हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, आपके राइट्स भी नहीं देंगे। अब ये देख लीजिए, हम सारे, मैं भी खैर एक 5 साल कुल वक्ती साफ़ी था, 79 से 84 तक मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो मुझे इस ड्रैकोनियन लॉ से जो अभी इन्होंने बनाया है, उस ज़माने में जब ज़ियाउल हक के ज़माने में हमने इतनी जद्दोजहद की, ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, बहुत हमने जद्दोजहद की इसके लिए। हमारे जो बरना साहब से लेकर की बात कर रहे
जी मैं अब देखिए ये रियासत का ये भी एक एटीट्यूड हो गया है कि आप जितना मर्जी शोर मचा लें, हम आपके राइट्स भी छीनेंगे और आपको इस पे बात भी नहीं करने देंगे। ये जो है ना, ये सबसे बुरी खराबी ये अब हुई है। बस इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुए तो क्या हुआ, अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट की नहीं मानी तो क्या हुआ। अच्छा, अब ये जो हरकत शुरू हो गई है कि क्या हुआ, ये जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है ना, ये बढ़ रही है। जी बढ़ रही है। इससे लग रहा है कि हमने जो बड़ी एफर्ट करके, आपको तो याद होगा जब रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की मूव चली, वो 11 साल बड़े भयानक थे, और उसमें जब ये चली तो फिर सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, ऑल शेड्स की पार्टी इकट्ठी हुई, सारे लोग बड़ी मुश्किल से वो आज़ादी फिर दोबारा से उन्होंने हासिल, अब वो दोबारा छीन रहे हैं। तो टैक्स का मामला भी दरअसल हम पॉलिटिकल इकोनॉमी से हट के, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के तो नहीं देख सकते ना। सर, आप क्या समझते हैं कि ये पूरे का पूरा मुआशरा रिवर्स गियर के ऊपर है? जी बिल्कुल रिवर्स गियर के ऊपर है। देखिए मैं आपको मिसाल दूं कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया में किसी जगह भी ये ऐसा लॉ नहीं बनाया जब वो हाकम भी थे कि टैक्सेशन ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ये ख़ास सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने इसलिए बनवाया कि यहाँ जितने राजवाड़े थे, जितने लैंडेड क्लासेस थी, जितने प्रिंसली स्टेट थे, वो तो उनके बगल बच्चे थे, तो उन्होंने कहा भी तुम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, तुम फिक्र ना करो। और यही हुआ कि सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश पीरियड के 200 साल में टैक्स ना लगा। बाद में आपको याद होगा बिहार और बंगाल में जब कम्युनिस्टों की हुकूमत आई तो पहली दफ़ा उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाए। अच्छा सर, एक चीज़ अगर मुझे गिलानी साहब इजाज़त दे दें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कितना पोटेंशियल है सर सूबों के? देखिए आज फीस पाशा साहब ने पेपर यहाँ एक रिसर्च पेपर के तौर पे पेश किया जो कि पाइड ने किया था, रास्ता में उसका स्पॉन्सर। उन्होंने 800 बिलियन निकाला है इसका पोटेंशियल। अब जाहिर है कि वो एक सीजनड इकोनॉमिस्ट हैं और बिला वजह तो ऐसी बात नहीं करेंगे कि जिसकी कोई बेस ना हो। अब इसकी वजह भी ये है कि देखिए उसका जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर सेक्टर का एज ए होल इकोनॉमी में वो 20% के करीब है, जबकि जीडीपी में जबकि उनका टैक्स की कंट्रीब्यूशन 1% के करीब भी नहीं है। तो 19% का गैप आफ्टर ऑल तो कहीं है ना। अब इसी तरह से आप देखते हैं कि जो हमारे बहुत ताकतवर ताजर हैं और ये सेक्टर का आप इनका भी 20% है और वहाँ 2% की भी इनकी नहीं है। अब रह जाता है मैन्युफैक्चरिंग से तो इनकलाब आता है सनती, उसको हमने इतना ओवर टैक्स कर दिया, 65% उनका ही कंट्रीब्यूशन है। सो हमारी ये भी एक पॉलिसी रही कि हम हमेशा फ्यूडल ही रहें, क्योंकि भुट्टो साहब ने भी नेशनलाइजेशन करके हमें पीछे छोड़ दिया और उसके बाद भी हमारी पॉलिसी यही रही हमेशा कि हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट ना बन सके। क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल स्टेट के फिर माइंडसेट में ये होता है कि आज़ादियों का कॉन्सेप्ट आता है, उसके तहत आप फ्यूडल सोच से बाहर निकलते हैं, तो वो हमें रवैयों में फ्यूडल ही रखना चाहते हैं। अभी भी आप देखिएगा कि ये टैक्स तो इन्होंने लगाया इकट्ठा, फिर भी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब तक वफाक के पास नहीं आएगी ना इसकी कलेक्शन। मेहताब साहब देखिए मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, उसमें मैंने एग्जाम्प्ट इनकम दिखाई है ना एग्रीकल्चर, वही मुझसे वफाक जो है वो प्रेमिसेस का टैक्स ले ले और अपनी रख के उनको वापस, तो ये तो सबसे आसान होता, बजाय कि आप उनसे नई रिटर्न का तकाजा कर रहे हैं, तो वो तो बहुत मुश्किल है। इसमें आदात का भी वो हेर फेर कर लेंगे। खैर बड़े बड़े जागीरदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं सिंध के और हुक्मरान तबका है, उन्होंने तो इशारतन कह भी दिया है कि ये आप क्या बातें कर रहे हैं भाई, ये किस दुनिया में रह रहे हैं। लेकिन ये बताएं, ये बर्डन आखिर जिस तरह आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी बताया कि अल्टीमेटली जिस तरह सैलरीड क्लास है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक जगह पे आप बर्डन डाली जाएंगे, वो किस हद तक डाला जा सकता है? देखिए इसके नताइज तो आप देख ही रहे हैं कि पहली दफ़ा सैलरीड क्लास ने लाइसेंस बनाए हैं, निकल के प्रोटेस्ट किया है, कई पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब बर्डन उनके, मैं अब आपको बताऊं कि कई बैंक के, जब मेरे पास बहुत से बैंक क्लाइंट्स हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं जिसकी तनख्वाह 3 लाख थी वो भी अब 56,000 टैक्स दे रहा है, तो वो सोचता है भाई मैं कहाँ से गुजारा करूँगा, बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। अब ये सफ़ेद पोश को भी पुश कर रहे हैं नीचे गुर्बत की तरफ, तो जाहिर है कि अब एक वक्त आएगा जबकि ये इतना शोर बढ़ेगा। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये मैंने हर आर्टिकल में तकरीबन इसका जिक्र किया कि जी आप इसको ठीक करें। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी 3-4 दफ़ा कहा कि हमें भाई अगर आपका गैप पूरा नहीं हो रहा तो आपकी सज़ा आप इनको देंगे, आप जहाँ से टैक्स नहीं ले पा रहे हैं वहाँ कोशिश कीजिए ना। देखिए इन्होंने ताजर दोस्त स्कीम निकाली, आप उसका जो मजाक बना है मेहताब साहब कि उसकी कुछ मिलियंस भी नहीं, लाखों में, हम मिलियंस की भी नहीं, लाखों की बात कर रहे हैं। अच्छा अभी अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं ताजर, तो फिर टैक्स निज़ाम ख़त्म कर दें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग तबके से, आप उनका नाम वो सेल टैक्स देने को तैयार है, वो तो मुझसे लेके देना, अच्छा वो इसलिए नहीं देते सेल टैक्स। देखिए सेल टैक्स असल जो लाया गया VAT मोड में, उसका पर्पस टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा ये था
कि पूरी सप्लाई चेन जब आप कैप्चर कर लेते हैं तो हर एक स्टेज की इनकम कंप्यूट करना कुछ मुश्किल नहीं है। तो उसकी असल जो रूह थी उसको भी हमने ख़राब किया और हमने अभी इतनी डिस्टॉर्शन क्रिएट कर दी, इतनी डिस्टॉर्शंस क्रिएट कर दी। इनके साथ बिजली के बिल के साथ लग के अब सेल टैक्स, भाई इसका क्या, बिजली का और सेल का आपस में क्या रिलेशनशिप है? वो कहते हैं, ताजर कहते हैं जी मैं तो सारे टैक्स दे रहा हूँ बिजली में, मैं क्यों दूँ आपको अब टैक्स, मैं क्यों रजिस्टर? वो मैं सैलरी क्लास ही दे रहा सर। अब वो सारे दे रहे हैं, लेकिन लेकिन मीटर का किराया भी दे रहे हैं अब तो। सर देखिए ना, उन्होंने तो फंडिंग करनी होती है ना पार्टीज को। जी हाँ। यस, असल बात तो वो बताते नहीं असल गल जो है है, असल बात तो बताए ना। इन्वेस्टर है ना। और जाहिर है कि उनका क्लाउड भी ज़्यादा है, क्योंकि ये फंडिंग तो उसी अनटैक्स पैसे से लेते हैं। और अगर इन्होंने अपने इस्लाहात की होती, जैसे इंडिया में वो कहते हैं जी हर डोनर का नाम लाएं, और फिर उनका इलेक्शन कमीशन ये कहता है वहाँ के डायरेक्ट टैक्स बोर्ड को कि आप इनका ऑडिट आप करके हमें दें। बिल्कुल। तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने खींच के रखा हुआ है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज रिटर्न नहीं फाइल करती। मैं तो हैरान हूँ कि लॉ में हर एक को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। अच्छा, वहाँ फाइल करने के तो आपको फिर अपने डोनर्स और एक्सपेंसेस का हिसाब भी देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कैप्टिव होता है। इंडिया के इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई पार्टी क्यों नहीं इतराज़ करती? लेकिन पीटीआई से पूछ रहे हैं आजकल वो। नहीं, मैं वो तो सेलेक्टिवली जब विक्टिमाइजेशन करनी होती किसी की भी, तो वो उसी इदारे को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तो इनका पूरा, हमने तो वो ज़माना देखा ग्लैन साहब, मैं जब सर्विस में भी रहा, मेरी तो देखिए ना, मैं पहले जर्नलिस्ट था, टैक्स सर्विस में भी रहा, वहाँ एक पार्टी आती थी पीपल्स पार्टी, तो वो नून के केस निकाल लेती थी, नून आती थी वेंटी केस। मुझे रिज़ाइन भी इसलिए करना पड़ा कि मुझे एक पार्टी के खिलाफ काम करने को कहा। मैंने कहा भी मैं तो इलीगल काम नहीं करता, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। तो ये इस हद तक जालिम है कि फिर इन्हीं इदारों को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप मुझे बताएं कौन सी सर्विस है जो पोलिटिसाइज नहीं हुई या इस वक्त नहीं है? तो वो क्या काम करेगी उस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी जिसको पॉलिटिकल मास्टर के सामने जाके जवाब देना? सर मैं एक बात करके आपसे जल्दी से पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, एक DMGN है, एक DMGPTI है। बिल्कुल सही। इस हद तक जब बात चली जाए, ये सर इन्होंने बेड़ा गर्क खुद किया। देखिए मैं अर्ज़ करूं कि पहले जो सर्विस में लोग होते थे जब हम आए थे, वो बड़े इंटेग्रिटी वाले लोग होते। देखिए थोड़े बहुत करप्ट लोग तो हर जगह थे, मगर दैट वाज नॉट द रूल। वो बड़े और लोग तो हुक्का पानी बंद कर, जब हम बचपन में थे तो किसी का पता चल जाए ये करप्ट है तो लोग उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे कि यार इससे तो मिलना जुलना भी नामुनासिब है। ये वैल्यूज़ ख़राब हुई ज़िया-उल हक के ज़माने में, जब उन्होंने करप्शन का ये आगाज़ किया लोगों की लॉयल्टीज़ ख़रीदने के लिए। देखिए सर, हम जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने पैरेलल हमारे एक यूनियन बनवा दी और एक कनाल का प्लॉट ऑफ़र किया हमें। सर उस ज़माने में मैं खुद जर्नलिस्ट था, मुझे बुला के रशीद साहब ने जो मशरक़ में पैरेलल बनाई थी, उन्होंने कहा कि जी आप एक कनाल का प्लॉट ले लें और बरना साहब की और उस्मानी साहब की यूनियन से बाहर आ जाए। हमने कहा नहीं जी, हम तो वही रहेंगे। एक कमिटमेंट होती थी लोगों में। उस ज़माने में एक कनाल का प्लॉट बड़ी बात होता था लेना भी। लेकिन ये करप्शन हमने खुद की है। लेकिन ये सिर्फ करप्शन का मसला नहीं डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वैसे तो सर ये कि ये IMF को सारा कुछ कौन बताएगा कि यार यहाँ पे लोगों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इख्तियार की जो आपने बात की, सॉरी करप्शन की, अब ब्यूरोक्रेसी सिर्फ करप्शन का मसला नहीं, यहाँ पे जो जायज़ इख्तियार है वो भी इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है कि इंसाफ तक नहीं दे पाती ब्यूरोक्रेसी किसी को, और ना इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका एक डायरेक्शन ही चेंज हो गई है सारी। एग्जेम्पशंस की आप बात कर रहे थे, आपने पर्सनल इनकम टैक्स की बात तो की, लेकिन आप ये नहीं समझते सर कि ये जो GST की एग्जेम्पशंस हैं और बहुत से इदारों को है, उसकी वजह से इकॉनमी के अंदर ज़्यादा बड़ी डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। चेयरमैन FBR कहते हैं 3.4 ट्रिलियन की वो है, यानी क्या उसको कहते हैं, इनपुट एडजस्टमेंट क्लेम्स के अंदर गड़बड़ है, रिफंड्स के मामले में वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जम्पशंस जिन इदारों को है, उसकी वजह से पूरा इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं मिसाल देता हूँ, एक इदारे को 18% GST की एग्जम्पशन है और वो किसी बिडिंग में जा रहा है, तो ये इतनी बड़ी है कि कोई और बड़ा कोई बन ही नहीं सकेगा उनके मुकाबले में। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बड़ी अहम सवाल है मेहताज साहब कि जब आप टैक्स डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं बाय वे ऑफ वेवर्स एंड एग्जम्पशंस, तो आपका पूरा ढांचा ही टैक्स का ख़राब हो जाता है। क्योंकि देखिए ट्रांजैक्शंस से ही इनकम जनरेट होती है। जब ट्रांजैक्शंस में फिर देखा जाता है कि बर्डन किस पे शिफ्ट होगा,
दरअसल जो इनकम टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट, अगर आप क्लासिकल इनकम टैक्स लगाने की वजह भी देखें तो ये था कि वो शख्सी टैक्स है तो शख्स ही दे अदा करेगा। हमने उसके अंदर भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं। मिसाल के तौर पर इंपोर्ट वाले को वहाँ टैक्स लग जाएगा तो वो इंपोर्ट में वैल्यू में डाल लेगा, कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ जगह वो मुझ पर आप पे पास ऑन कर देगा। अभी जो इनकम टैक्स की हमारी कलेक्शन है और ये IMF वगैरह इस पर गलत उनको ये खैर पता उनको हो या ना हो, नालायकी तो कह सकता हूँ कि वो कहते हैं जी ये हमने 38% कर लिया, ये गलत बात है। अगर आप ये वाली सारी निकाल दें विद होल्डिंग्स जो इंडायरेक्ट मोड में हैं तो ये 25% भी नहीं रहेगा। मैं कई दफ़ा इसकी कैलकुलेशन की है। ऐसे 18 से 20% जी इतना ही होगा बहुत मुश्किल से। यानी इसका मतलब ये है सर, मैं देखने वाले को ज़रा सिंप्लीफाई करके, कि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस 80% से ज़्यादा हैं और 18 से 20% डायरेक्ट टैक्सेस है। अब वो इंडस्ट्रीज़ जिनको हमने गैस सस्ती दे दी, अब उसके साथ कौन मुकाबला करेगा फेयर मार्केट में? वो जिनको हमने सेल टैक्स की एग्जम्पशंस दे दी जैसे आपने फरमाया, तो उनकी एक मोनोपोली है। NLC है, FWO है, मैं नाम ले लेता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी एक मोनोपोली है। उस मोनोपोली की वजह से देखिए, मैं अब आपको एक सादा मिसाल देता हूँ कि एक केस मेरी नज़र से पिछले दिनों गुजरा है, वो बहुत हमें सिखाएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। यानी अब तो रिपोर्टेड जजमेंट है कि उन्होंने फौजी फाउंडेशन ने अपनी ही फौजी फर्टिलाइज़र के शेयर 10 रुपये का शेयर 3 रुपये में ख़रीदा, जबकि मार्केट में उस वक्त 67 रुपये का था। अब ये जो बेनिफिट हुआ तो ऑफिसर कोई समझदार था, उसने इसको बेनिफिट ट्रीट करके सेक्शन 18 इनकम टैक्स का ये कहता है कि अगर कोई बेनिफिट हो तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। उसने कोशिश की, कामयाब हुआ, हाई कोर्ट तक भी कामयाब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया कि जी ये तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब ये था, मैंने जब उसको रिवर्स करके कैलकुलेशन की 67 से देखूँ तो ये 60 बिलियन का फ़ायदा था, और अगर उसके फेस वैल्यू से अगर उसकी जो 3 रुपये का ख़रीदा तो ये कुछ 4 अरब रुपये का फ़ायदा था। अब ये कहने की मसला इसमें यह है कि जब अगर आप लो रेट ऑफ टैक्सेस रखें और सारी एग्जम्पशंस ख़त्म कर दें तो देखिए 4 ट्रिलियन की तो ये खुद मानते हैं कि इस वक्त हमारी टैक्स एक्सपेंडिचर है, तो फिर आपको सैलरी वालों पे टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा? अगर ये 4 ट्रिलियन में से आप हाफ भी ख़त्म कर देते। देखिए ये जो बजट प्रपोजल आई थी बता साहब, इसमें उन्होंने कहा था 85 बिलियन एक्स्ट्रा लेना था ना सैलरी से, तो जहाँ 4 ट्रिलियन का टैक्स एक्सपेंडिचर पड़ा हो उसमें से आप 2-3 आइटम्स ही ख़त्म कर दें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर जिनकी पेंशनें 4-4 लाख हैं, 5-5 लाख हैं, हमारे जो अपना खुद जज साहबान हैं जो एक तो लाखों में पहले आप देखिए उन्होंने वो लिया, फिर उसके ऊपर एग्जम्पशन जुडिशल अलाउंस की एग्जम्पशन सिर्फ हाई कोर्ट के और जो सुप्रीम कोर्ट के, वो बेचारे नीचे वाले जजों की भी माफ़ नहीं है। अब ये एक डिस्क्रिमिनेशन का मैं आपको एलिमेंट कि पावरफुल तबके क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में। भाई आपके जो लर्नड ब्रदर्स हैं वो तो आपसे ज़्यादा काम करते हैं, उनके नाम केस नंबर ऑफ केसेस भी ज़्यादा है उनकी, फिर इसके पास पूरी पेंशन एग्जाम्प्ट है। तो भाई जिसकी पेंशन भी फिर 12 लाख से एक्सीड कर रही है उस पर भी टैक्स लगाते, तो इतना, क्योंकि मैंने सिर्फ पेंशन का टैक्स एक्सपेंडिचर देखा था कि वो तकरीबन आप देखें कि 1000 से ज़्यादा था, तो अगर आप वही ख़त्म करते। कितना है सर? जी 1000 के करीब था वो। 1000? जी ये बिलियन, आप 1000 अरब रुपए। जी अगर आप देखें अब हमारा जितना अनफंडेड पेंशन का मसला पड़ रहा है, एक तो आप देख रहे हैं कि वो भी हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर टैक्स एग्जम्पशन, उसके अंदर चलिए जिनको तो बेचारों को 4, 5, 6, 8 लाख की पेंशन मिलती है वो तो ठीक है उनकी, तो उसके ऊपर जिसको 5-5 लाख की और आपको पता है ये 5-6 लाख की पेंशन वाले कई लोग ऐसे थे जो मुल्क से बाहर लेते हैं, उसमें डॉलर्स में लेते हैं सर। अब ये कौन तबकात हैं जिनका भी हमने जिक्र किया कि जो हमारा मिलिट्री जुडिशल सिविल कॉम्प्लेक्स है, अब मैंने इसके लिए एक टर्म याद की हुई है, मिलिट्री सिविल जुडिशल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, इसके अखराजात देखें, इसका फिर प्रिविलेजेस, फिर एग्जम्पशंस, फिर टैक्स, और उसके बाद ये ताकत का एक इजहार है कि भाई आप हमसे टैक्स नहीं ले सकते, कर लो जो करना है, बताएं जी, कर लो जो करना है। तो अब ये बताएंगे, ये जो सारा रोना धोना हमने पेश किया है सैलरीड क्लास का और गरीब लोगों का, ये IMF को कौन बताएगा? अभी भी वो आने वाले हैं, आए हुए हैं यार, रहम करो कुछ सैलरीड क्लास पे, कितना और इन पे बोझ डालोगे यार। देखिए वो जब आते हैं, अब 3 मार्च को भी तशरीफ़ लाएंगे, अच्छा उनका एक तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होता कि वो कोई एगैलिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं। जब हमारे FBR के लोग उनको एक
शीट बना के देते हैं, वो कहते हैं जी इसमें हमारी एफर्ट नंबर्स पूरे करें। वो कहते हैं यार एफर्ट्स वाली बात तो छोड़ दें, इतने सालों से एफर्ट से तो आप कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ले सके। आप ये बताएं कि जो सबसे, अब देखिए सैलरीड का, फॉर्मल सेक्टर की सैलरी का सबको पता है। वो कहते हैं यहाँ नंबर बढ़ाएंगे इतना आ गया, इंपोर्ट पे बढ़ाएंगे, अच्छा वो अपने टेम्पलेट में 1-1%, 2-2% ऐड करते हैं। वो इनको कहते हैं कि ये बस सर्टन हो सकता है, आपकी कोशिशें हम जाने और आप जाने, जब कभी कर लेंगे फिर देख लेंगे। क्योंकि वो मराद जो हैं, बस अब मेरी उनसे बात होती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये वो ज़ाहिर है हमारे आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, वो ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं ये आपके इंटरनल स्ट्रगल के मसले हैं कि आप अपनी क्लास सिस्टम में जो लड़ा, कहते हैं देखिए हम तो यूरोपियन माइंड से चीज़ों को देख रहे हैं कि जी वहाँ पे इस तरह से होता है कि जो भी एक ख़ास परसेंटेज, मैंने कहा फिर मैं, अब देखिए ना वहाँ हेल्थ एजुकेशन फ्री है। अगर आप स्कैंडिनेविया में 40% टैक्स भी दें तो आप देखेंगे कि वहाँ लोगों को जो मराहत हासिल हैं वो खुश होकर देखें। मैंने एक दफ़ा हेलसिंकी में लेक्चर देने गया जब मैं सर्विस में ही था, ये बात है 1995 की, 3rd ग्रेड, सब 3री क्लास की बच्ची से मैंने पूछा कि वाई योर पापा पेज 45% इनकम टैक्स। उसका जवाब मुझे लाजवाब कर दिया। उसने कहा इट इज़ हिज ह्यूमन ड्यूटी। अब बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, नेशनल ड्यूटी भी नहीं, इट इज़ हिज ह्यूमन ड्यूटी। अब वहाँ टैक्स चोरी कौन करेगा? यहाँ पे बड़े तबका टैक्स नहीं देते, गरीबों से और सैलरी पर्सों को आप लेते हैं और फिर उनको भाषण भी देते हैं कि जी। और फिर देखिए सबसे बड़ा मुझे अफसोस ये होता है कि आप पूरी कौम को टैक्स चोर कह रहे हैं, जबकि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी हमने देखा कि पूरेस्ट ऑफ द पुअर भी जो मोबाइल यूज़ कर रहा है उससे आप 15% और जो उससे 75 भी कर दिया इस दफ़ा जिनका वो है। अब आप सोचें कि कितनी बेहिस्सी की बात है कि जो लोग टैक्स देने के काबिल नहीं हैं उनसे तो आप विद होल्डिंग से ज़रिए टैक्स लिए चले जा रहे हैं, और ऊपर जिसको 25 लाख जिसकी सैलरी कर दी आपने, उसको कह रहे हैं कि चलो तुम जुडिशियल लॉज पे टैक्स दो, तुम गाड़ी पे टैक्स दो, तुम उस पर दो। अब देखिए हम तो रोज़ कोर्ट में जाते हैं मगर हम लोगों के साथ खड़े हैं। हमें मसला ये नहीं कि हम चंद लोगों को पीस करने, इस सिस्टम को एक्सपोज करने में सबसे ज़्यादा जो है, मैं तो आप सबको पता है हम लिखते हैं, सख्त लिखते हैं, क्योंकि वजह यह है कि हमें अपने लोगों के लिए खड़े होना है, ना किसी और के लिए खड़े होना है। लेकिन चैलेंज यही है ना कि जो आपने बात की कि हायर लेवल पे इसलिए होता है कि अल्टीमेट फैसले वहाँ पे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने उनको राज़ी रखना है, उनको खुश किया हुआ आपने, ये किया। अच्छा सर एक बात मुझे बताएं, FBR की इस साल की, अभी आपको पता है कि IMF की टीम मंडे से बाकायदा रिव्यू टॉक्स शुरू करेगी। 468 का शॉर्टफॉल हो चुका है। इस महीने के दौरान आप देखिएगा 100 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल और होगा। ठीक है सर, इस साल की आपकी क्या प्रोजेक्शन है कि कितना शॉर्टफॉल होगा, और IMF क्या प्रिस्क्रिप्शन देने जा रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कुछ टैक्स रेट्स मज़ीद ना बढ़ा दें। जी देखें, वो तो आपसे पूछेंगे कि जी आपने ये कमिट किया था, अब ये जो फिस्कल गैप है आपका, वो इसकी आप तो बात नहीं हम मानेंगे कि आपने उठाकर स्टेट बैंक की पूरी इनकम पहले बुक कर दी। वो हमसे ज़्यादा क्वार्टर में सरप्लस। जब टेक्निकल बात होगी, वो देखिए पहला टेक्निकल जब सेशन उन्होंने वहीं पकड़ लेना है कि जी इस तरह की हेरा फेरियाँ तो आप हमसे ना करें। आप सीधी सी बात करें, डेट सर्विसिंग को एक तरफ रख के बताएं कि आपका ये प्राइमरी सरप्लस हुआ है कि नहीं हुआ। वो कहेंगे जी इसको तो हम नहीं मानते, ये जो हरकत आपने की है। सही। तो अब आप बताएं कि आप अखराजात कम कर रहे हैं या आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। अखराजात इनसे कम होने नहीं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि अखराजात तब कम हो, ये जो आज भी मैं जो मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए थे प्लानिंग एंड कमीशन के, सारे कुरानी आयात और उसको कोड करते हैं, तो भाई वहाँ के जो थे रूलर वो तो एक मुट्ठी भी आटा वो भी स्टेट से लेने को तैयार नहीं थे। तो अगर आप लोएस्ट लेवल पे रहते थे, जो रियासत का सबसे निचले तबके का आदमी था, और अगर उससे ज़्यादा का पता चला तो वापस कर उनका नहीं, फिर एक मुट्ठी कम कर दें, मसाले तो आप उनकी दें, और आपकी आप गाड़ियाँ देख लें, आपके घर देख लें, आपका स्टाइल देख लें, शरीफ से शरीफ मिनिस्टर भी जो है उसकी भी आप VIP ज़रा मूवमेंट देखें। तो अगर आप बातों में आपके इतना तजाद है कि आप कैसे फिर कह सकते हैं कि जी मैं किसी को, देखिए अभी पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया कि जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी पावरफुल तबकात है, वो तो इनके साथ हैंड इन ग्लव है, क्योंकि मनी पावर है। जब आप इलेक्शन मनी पावर से जीतना है आपने, तो फिर मनी पावर वाले लोग ही आपके करीब आएंगे ना। गरीब लोग तो आपके लिए मैं नहीं करते। एक दफ़ा उनसे वोट ले ले साल में, फिर तो शक्ल भी नहीं दिखानी उनको, और डेरे के अंदर जो है पुलिस पे ऊपर उनको डिपेंडेंट रखना है, उनको उसके ऊपर डिपेंडेंट रखना है। वैसे तो आप वोट लेने की भी जरूरत नहीं रह गई, हालात ऐसे बदल गए। जी बिल्कुल। जी सर प्लीज़। तो ये अब मैं ये कहना चाह रहा था कि फिर आगे क्या होगा। ये पिक्चर आपको जो तबकाती तकसीम है,
ये खलीज तो वसी होती जा रही है और गहरी भी होती जा रही है, इसमें बोझ सारा इस तरफ आ रहा है। तो ये किस हद तक, कब तक बर्दाश्त आपके ख्याल में होगा? और दूसरा ये कि IMF से जो बातचीत होगी, जो शॉर्टफॉल्स की बात कर रहे हैं मेहताब साहब, जो रेवेन्यू टारगेट्स पूरे करने हैं, वो अगर इन्हीं पे ला देंगे तो फिर अंजाम क्या होगा? आपको लगता है कि फिर IMF का प्रोग्राम पूरी तरह मीट कर पाएंगे, या कोई झूठ बोल के मीट करेंगे, या फिर अवामी रिएक्शन आप कोई देखते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि उनका नर्वसनेस का अंदाज़ा आप इससे लगा लेंगे, 1 साल पूरा होने पे अखबारों में जो इश्तिहारात आए और जो अब उससे पब्लिक मनी से आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, अगर आप अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं तो लोग खुद मानेंगे। लेकिन ये खुद एक नर्वसनेस शो करती है कि दरअसल हम अच्छा कर नहीं रहे हैं। अच्छा करने की जो एक्टिंग अच्छा है, दिखाने की कोशिश और एक्टिंग को दिखाने, माशाल्लाह 60 सफ़े का सप्लीमेंट आया जी। जी बिल्कुल। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ आपको वफाक से आबादी की बुनियाद पे 3 ट्रिलियन मिल गया। आपने खुद एक सूबा जो 130 मिलियन की आबादी का है, ये दुनिया का मेहताब साहब और गिलानी साहब 12वां बड़ा मुल्क बनता है, 12वां बड़ा। वाह। अब इसने अपना टैक्स कलेक्ट किया 442 बिलियन और इसको वफाक से मिला है 3 ट्रिलियन। माशाल्लाह 3 ट्रिलियन पे याशियाँ हो रही हैं, रेकलेस स्पेंडिंग हो रही है, और रेकलेस स्पेंडिंग से साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं। देखिए, एक होता है कि आप को रियलाइजेशन हो जाए तो आप कुछ करें। मुझे जो लगता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो बार बार जो आते हैं सर, इनमें से कईयों को 20-20, 30-30, 40-40 साल भी, अब जो हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम हैं, ये पंजाब में कितने साल वज़ीर आला 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं। तो आप देखें, जब आपको झूठ की आदत पड़ जाए, आपको रियलाइजेशन, आपके लोगों के साथ, देखिए आप जालब की नज़म भी पढ़े, यानी जो मौके का इस्तेमाल हो। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो मैं बलूच का अपने दोस्तों को कहता कि देखो यार, तुमने जो मूवमेंट बलोच स्टूडेंट ने शुरू की थी वो छीन ली तुमसे सरदारों ने। एक ट्रॉट्स्काइट बन गया, एक मास्कोइट्स बन गया, एक जो था चीन का बन गया। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ से लीडरशिप आ सकती थी हम खुद लीडर बन जाते हैं। तो इनका भी यही हाल है कि हर तरह की चीज़ को, लोगों के असर को, जो आपने सवाल किया सर, लोग तो बहुत तंग हैं, मगर यहाँ सबसिस्टेंस लेवल पे लोग बेचारों के लिए दिन, और कोई ऑर्गेनाइज्ड, देखिए ये जो इनकलाब की या इस तरह की मूवमेंट्स होती थी वो ज़्यादा होती थी मज़दूरों किसानों पे। अब वो ज़ाहिर है कि हालात नहीं रहे, मगर मिडिल क्लास को इन्होंने इतना दबा के रखा हुआ है कि वो बेचारे अपने, और देखिए जिन्होंने कोई एहतजाज किया उनके साथ हुआ क्या है। आप ये भी पॉलिटिकली देखें कि जिस लेवल की हमने स्टेट रिप्रेशन दिखाया है, उस तरह का स्टेट रिप्रेशन तो लोग कहते हैं कि ज़ियाउल हक के ज़माने में भी नहीं था। मैं सही है, बिल्कुल आपको खुल के बात कर रहा हूँ। हालांकि साफ़ियों को कोड़े पड़े, बहुत बुरे हालात हुए, लेकिन हम वही चीज़ें कर रहे हैं कि एक तरफ स्टेट रिप्रेशन से लोगों की आवाज़ दबाएं और दूसरी तरफ टैक्स की भरमार से अपनी याशियाँ रखें। करें। अच्छा सर, और एक इनको चीज़ लौटेंगे आखिर में, इससे पहले मैं साथ सिर्फ एक इससे रिलेटेड बात करने की इजाज़त है। दुख की बात ये कि जो आप एहतजाज किया, अब तो इवन एहतजाज की सिर्फ एक कॉल आ जाए कि आप, हम कैपिटल सिटी में बैठे हैं, पूरा इस्लामाबाद बंद हो जाता है। और जब मैं कहता हूँ पूरा इस्लामाबाद बंद होता है तो इसकी मोबिलिटी जो बंद करने की है, जो मूवमेंट की है, उसकी कॉस्ट भी लगाएं आप। बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। ये रवैया उस रियासत का है कि जो अब चाह रही है कि कोई आवाज़ ना उठाए जो हम करना चाहते हैं। और अवाम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इनके अखराजात, अब आप पिछले 5 साल का बजट निकाल के देख लीजिए, हर साल इनके अखराजात बढ़ रहे हैं। भाई अगर आप इतने सिंसियर हैं, मुल्क वाकई मुश्किल में है, हमें IMF वर्ल्ड बैंक से और आपने उससे निजात हासिल करने के नारे भी लगाने हैं, तो फिर आप अपने एक्सपेंसेस तो कम करें ना। आज हम और 7-8 मिनिस्टर रख रहे हैं और उनके खर्चे याद होंगे। तो एटीट्यूड देखिए, बातें कुछ और हैं, अमल बिल्कुल उसके उलट है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और उसी के साथ मैं समझता हूँ कि हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी। सर, वे फॉरवर्ड क्या है? ये प्रॉब्लम्स तो सारे हमने डिस्कस कर लिए, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि चंद अरसा पहले एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आपने ब्रॉडनिंग का एक एजेंडा जो है वो पेश किया था। मुख्तसरन उसके बारे में बताएं ताकि ये जो मसाइल हैं इनसे हम निकल कैसे सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। हमने वहाँ ये पेश किया और सेनेट के सामने इसलिए पेश किया था कि सेनेट वफाक के अंदर बराबर की वहाँ नुमाइंदगी है, तो वहाँ से डिबेट का आगाज़ किया जाए। उन्होंने हमें मौका भी दिया और हमने वहाँ उनको बताया कि देखिए, जब तक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होती, कोई पॉलिसी डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, वो कामयाब नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है। ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन $1 बिलियन का कर्जा ले चुकी है अपने आप को ठीक करने के लिए, और ठीक क्या होना था और ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हम किसी को
रिफॉर्म्स करने ना दें, बल्कि हम रिफॉर्म्स के भी चैंपियन खुद बन जाए। देखिए, अगर आपको किसी इदारे ने, आपको थाने को अगर रिफॉर्म्स करना हो तो आपको पता है कि वहाँ एक मेंटेलिटी है, आप उनसे पूछ कर नहीं कर सकते। आपको एक एजेंडा तय करके फिर नाफिज करना होता है, भले कोई नाराज़ हो या खुश हो। अब मसला हमने वहाँ यही पेश किया कि देखिए FBR को डिसमेंटल करें, ये इस पे ये इनकॉरिजिबल है, क्योंकि उसकी वजह ये नहीं कि वहाँ लोग बुरे हैं, वो एक माइंडसेट की अलामत है। जैसे हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड से पुलिस एक माइंडसेट की अलामत है, ठीक है सर। क्योंकि वो 3 चीज़ों से कंट्रोल करते थे, पुलिस से और उसके बाद रेवेन्यू से और फिर ऊपर फौज होती थी। वही मॉडल हमने भी रखे हुए हैं। तो इसको डिसमेंटल करें, एक आप सर्विस ओरिएंटेड फुली डिजिटल और फुली ऑटोमेटेड बनाएं अथॉरिटी जैसे दुनिया में है, और उसको ये काम दें, और आप देखेंगे कि ये उससे 10 गुना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि लो रेट जैसे ही आप करेंगे, मिसाल के तौर पे आप इनकम टैक्स का रेट 10% कर दें आज, और लोगों को कहें जी भले आपने 20 साल पुरानी रिटर्न भी देनी है दे दीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसको वाइट करके ही आगे चलेगा ना। बजाय आप एमनेस्टी दें, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना रेट 10% करें, तो बहुत से लोग जो है ना सिर्फ इस साल की, अगर उसने आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो उस साल की भी रिटर्न दे देगा, और आपको इतना पैसा आ जाएगा कि एक दफ़ा आपको जो दिक्कत है कि अब ये सारा का सारा इस बात पे लोगों की जो है वो प्ले करते हैं कि भाई जब आप कोई एक्सपेंडिचर करेंगे, जब आप कोई ख़र्चा करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम आपसे उसका सोर्स पूछना शुरू कर देंगे। और वो लोग बेचारे सोर्स बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अब माजी की बातें होती हैं, उस वक्त किसी ने टैक्स दिया नहीं दिया, कुछ आपकी गलत पॉलिसी की वजह से, कुछ एडवाइज़र्स की मेहरबानी से, कुछ लोगों की इस ख्याल से कि इस रियासत ने हमें दिया क्या है जो हम टैक्स दें। चलिए, सारी खराबियाँ हो गई कहीं से, तो हमें मेहताब साहब, गिलानी साहब, शुरुआत करनी पड़ेगी। पोटेंशियल क्या है सर? पोटेंशियल देखिए, मैंने निकाला था कि अगर आप पाकिस्तान की फिगर भी ले लें तो हम सारे कहते हैं कि हमारा जो इस वक्त भी है GDP, ये हाफ तो बिल्कुल इसमें और ऐड कर ले, अगर आप उसमें 10% भी ऐड करें तो आपको 30 ट्रिलियन आता है। अब 30 ट्रिलियन का टैक्स आपको मिल जाए तो आपको ना IMF की ज़रूरत है ना खर्चों की ज़रूरत है। तो आम हमें वो रियलाइज़ नहीं करने देते, कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं। पाकिस्तान के पास हर तरह का रिसोर्स है, उसको ये जानबूझकर एक्सप्लॉइट नहीं होने देते हैं। इसका मतलब है सर कि 18 ट्रिलियन रुपीस का गैप है। जी बिल्कुल। अब देखिए, ये बड़ा आसानी से हमने तो इसका एम्पिरिकल, हमारी किताब में जो अभी प्राइम ने तीसरा उसका एडिशन आया फ्लैट रेट टैक्स, उसमें भी मैंने इसको प्रूव किया है, और लोगों ने भी एम्पिरिकल डेटा से लम्स के अंदर भी हमने इसको प्रूव किया है। लेकिन इनका एक मसला है कि ये चाहते हैं कि फॉरेन डोनर्स, और इनका एक अनहोली अलायंस है। इनकी ये डिपेंडेंस का मतलब ही यही है कि हम जो पूरी इस वक्त न्यू लिबरल इकनॉमिक्स का मसला है उसके अंदर रहें। वो कहते हैं आपके शराफियत याशी करती रहे, अवाम बाढ़ में भी उनका भी कोई इशू नहीं है, और ये हमारी लूट मार जारी रहे। अगर आप अपनी इंडस्ट्रियल बेस नहीं बनाएंगे, चीज़ों की इंपोर्ट करते रहेंगे, वो बहुत खुश होंगे। देखिए, अगर आप अपने एग्रीकल्चर में ले लें, वहाँ आपकी पेस्टिसाइड, आपकी इंसेक्टिसाइड, आपकी फर्टिलाइज़र सारी कहाँ आती हैं? सारी मल्टीनेशनल्स बना रही। तो उनका तो बहुत बड़ा आप मार्केट है, हालांकि उन्होंने हमारी ज़मीनों को बर्बाद कर दिया। अगर ये नेचुरल पे हम करते तो हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी लैंड्स को भी उसके ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है। और वो अगर आप वो नहीं इंसेक्टिसाइड यूज़ करते तो आपकी वो सुंडी आ जाएगी, वो साथ वाले से आ जाएगी सुंडी आपकी। तो एक डिज़ाइन के तहत जो पूरी ग्लोबल चेन में अगर आप उनके महकूम बन के रहे तो आपको पैसे मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा यार 20 बिलियन, वो वर्ल्ड बैंक इनको 40 भी दे देगा, उनको कोई मसला नहीं, लेकिन सो लॉन्ग आप उनकी पॉलिसी टो करते रहें। तो ये हमारे जो तबकात हैं और उनकी आपस में भी एक बड़ी गठजोड़ है, और वो हमारे स्टेक पे टो करते रहेंगे ना जी। वो मुझे इसे याद आ जाएगा, इस्लामाबाद में भी कई आपने वीडियोस देखी होंगी, वो बकारी पकड़ते हैं जिसकी टांग सही होती है, लेकिन वो बकारी मांग रहा होता है, वो फिर पुलिस वाला उसको मारता है, उठ के भाग जाते हैं। तो बदकिस्मती से मुझे लग रहा है पाकिस्तान की सूरत हाल भी ऐसी प्रोफेशनल है कि पोटेंशियल है, लेकिन काम यही करना है। और जाते हुए मैं एक बात कहूँ कि देखिए, मैंने किताब लिखी थी बहुत पहले 9/11 से, उसका मौजू था पाकिस्तान फ्रॉम ड्रग ट्रैप टू डेट ट्रैप। उस वक्त मैंने बताया था कि एक न्यूक्लियर स्टेट को टूथलेस करने के लिए वो आपको डेट ट्रैप में फंसाएंगे, और हम अब इतना डेट ट्रैप में फंस चुके हैं कि उन्होंने हमें बिल्कुल टूथलेस कर दिया। वरना एक न्यूक्लियर स्टेट की ये हालत होती है, और एक दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी क्या दुनिया में मईशत के अंदर इतने नंबर पे होती हैं, और ये डिज़ाइन से कर रहे हैं। ये मैं नहीं समझता कि इनको पता नहीं है, ये डिज़ाइन से कर रहे हैं। इनका एजेंडा एंटी पीपल है, और इनका एजेंडा जो है वो प्रो इन जो हमने न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का उसका एजेंडा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये ऐसे ही चलता रहेगा या कोई एंड होगा कहीं पे आपके ख्याल में? आप क्या फोर्सी करते हैं? मेरा ख्याल ये है कि ऐसे तो कभी भी नहीं चलता दुनिया में। बहुत ऐसी रियासतें जिन्होंने ऐसे चलाने की कोशिश किया, अल्टीमेटली या तो रियासतें विदर वे हो गई या वहाँ बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ गई।
अब ये भी मेरी अपनी सोच है, समझिए कि जो मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ हिस्ट्री का, कि कभी भी जमूद तो रहता नहीं कौमों की ज़िंदगी में। अब यहाँ से या तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी उठान होगी, या फिर वो जो खुदा न खास्ता वो खाक में बद हम कहें कि जो उस रास्ते जो विदर वे हमारी आंखों के सामने जो हमने सूडान का हाल देखा, जो दूसरे मुल्कों का हाल देखा, तो अल्लाह रहम करे, क्योंकि ये 240 में बहुत रेजिलियंट कौम है। हमारी कौम जितनी मेहनत करती है, इंतहाई रेजिलियंट, बहुत बेहतरीन लोग हैं। आप हमारा ह्यूमन रिसोर्स दुनिया में माना जाता है, यही लोग बाहर जाकर इतना बेहतरीन डिलीवर कैसे कर रहे होते हैं? अगर इस निज़ाम से ज़रा सा हमें बेहतरी कर दें तो ये लोग यहाँ भी ऐसे अच्छा डिलीवर करेंगे। अच्छा सर, आखिरी बात ये बताएं सर कि एफबीआर का शॉर्टफॉल कितना देख रहे हैं? देखिए शॉर्टफॉल तो ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि मेरा हिसाब से जब इकॉनमी देखिए ये उनका ख्याल था कि शायद दुनिया के इससे भी जहालत का अंदाज़ा होता है कि उनका ये ख्याल था कि ये जो इन्फ्लेशन अगर 38% किसी मुल्क में हो तो वो फिर बहुत परपेचुएट करे तो मुल्क नहीं रहता। ये तो कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने उसको बेस बनाया, 2-3% की ग्रोथ डाली, जो हमारा तरीकाकार है, 2-3% की एफर्ट डाली, 40-42 ये हो भी नहीं सकता था। लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। हाँ, आज ये लोगों को कहें कि जी हम आपको जो ऑल्टरनेट सिस्टम दे रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है मेहताज साहब, इकराम साहब, कि ये ही कौम जो है आपको इससे 3 गुना ज़्यादा टैक्स दे देगी। लेकिन अगर फिर आप सारी मरात ख़त्म करें, रेट ऑफ टैक्स सबके लिए 10% करते हैं, और उन्हें कह जी कॉर्पोरेट रेट 20% है और इंडिविजुअल रेट 10% है, तो आप देखेंगे कि इसी फ्लैट रेट ऑफ टैक्सेशन से देखिए एक दफ़ा हम बहुत ग्रोथ कर जाएँ, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाए, हम भी चले, यूरोप ने तो लूट मार की थी कॉलोनियल पीरियड में, हम वैसे ग्रो कर जाएँ, तो फिर आप देखिए इंडिया ने इस साल, आप गौर करें, लोगों के पास पैसा रहे, उन्होंने 12 लाख पे ले गए, उसके बाद सारी का अब वो ग्रोथ के नंबर और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा रख रहे हैं। जब किसी बंदे को ये पता हो कि मैं 1 करोड़ में से 90 लाख रिटेन कर सकता हूँ, तो वो 10 लाख आपको आसानी से दे देगा, क्योंकि अब उसका 90 लाख वाइट है और वो उसको आगे प्रोडक्टिवली करेगा। गवर्नमेंट को आप 90 लाख भी दे देंगे, वो ज़ाया कर देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है डॉक्टर साहब, आखिरी बात ही कर लें और फिर मैं साहब कंक्लूड कर लें, कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है सिस्टम का और पब्लिक का, जब तक ये नहीं स्टार्ट होगा ख़त्म होना, ये सिस्टम चाहे जितनी मर्जी आप कर लें नहीं चलेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं फिर अर्ज़ करूंगा कि आईने पाकिस्तान में एगैलिटेरियन प्रिंसिपल भी मौजूद थे। आर्टिकल 3 कहता है कि हर एक को उसके काम के मुताबिक पैसा मिलेगा, और इस्तेसाल के तमाम जो हैं वो उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा। अगर हम उसी पे अमल कर लेते, मुसीबत यह है कि वो आइन पे भी अमल करने वाली बात, उसको बच्चों को पढ़ाने वाली बात, उनको उसके कल्चर का पार्ट बनाने वाली बात, वो भी नहीं की। अगर हम आज आर्टिकल 3 के लिए ही अगले सोचें कि 22 साल जब पाकिस्तान 100 का होगा, हमने आर्टिकल 3 को ही मजबूत करके करना है, तो पाकिस्तान भी इंडिया, उस वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया 100 पे होगा तो हम भी कुछ दावे कर सकेंगे, वरना फिर नहीं कर सकेंगे। मैं कंक्लूड करते कहूँगा कि चलिए इस प्रोग्राम के तावन से हम उनके तवस्सुत से कहते हैं कि भाई आर्टिकल 3 से कल पे एक मुश्तरका लाए अमल बना लें कि वहाँ जो आर्टिकल 3 में कहा गया उसकी तरफ अगले 22 साल हम काम करेंगे। लेकिन इसके लिए फिर आपको आइन को मानना होगा। आइन को तो तय कर दिया हमने खुद ही आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, इन्होंने तो कंक्लूड कर दिया, लेकिन ये बताएं कि 26वीं आनी तरमीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी ये इंतहाई नामुनासिब थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर पर्पज़ कुछ और था। ये अदलिया वाली तो एक बात थी कंट्रोल करने की अदलिया को, और उसके कोई दुनिया में नहीं होता कि कोई एग्जेक्टिव बेंच बनाए, ये इससे बड़ी तो कोई आइन की तौहीन और कि हो ही नहीं सकती। लेकिन आप देखें कि जिनको टेन्योर दिए गए हैं, असल बात तो वो थी, असल बात करने की आड़ में दवाम किसी और को देना था। लेकिन इसी वो डबल फ़ायदा हो गया, जो अदलिया बात नहीं मान रही थी उसका भी हाल बुरा कर दिया, और मुल्क को मैं समझता हूँ इससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है कि इस तरह की जब हम चीज़ें करते हैं। अब देखिए इस वक्त पूरी हमारी जो, अगर जिस मुल्क की में इंसाफ ना रहे और इंसाफ करने वाले खुद अंडर प्रेशर आ जाए, तो उस मुल्क में फिर क्या चीज़ रह जाए। एक इमरान खान इनसे क्या क्या करवा रहा है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। इस पे आप कमेंट करना चाहें तो मैं चुप हो जाता हूँ कि ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान की वजह से इन्होंने ये सारा कुछ कर नहीं, हम कह रहे हैं एक फ़र्द वाहिद के लिए अगर आप स्टेट को स्टेक पे लगा दें तो इससे बुरी बात नहीं हो सकती, और हमें किसी ख़ास बंदे से मोहब्बत की बात नहीं है। हमारी और आपकी कमिटमेंट लोगों के साथ है, इस मुल्क के साथ और आइन के साथ है, तो हम वही बात करेंगे। मैं चूँकि अर्ज़ किया था कि मेरी बैकग्राउंड सहाफ़ी भी रही है, जो ज़ाहिर लग रहा है मैंने तो वो बात की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी शेयरिंग करनी है और मैक्सिमम इसके ऊपर कमेंट्स भी देने हैं।
तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।